नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हफ्ते में दूसरे दिन हमें आज चर्चा करनी पड़ रही है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान अपनी पार्टी के मुखिया फिर से बने हैं। मैं कल दिल्ली में था, प्रेस क्लब में था, फिर जंकफूड क्लब में था। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान सहज नहीं, कहीं ना कहीं कुछ है जिसके कारण चिराग पासवान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और चिराग पासवान सस्पेंस दूर करने का प्रयास भी नहीं कर रहे। यदि हम मीडिया में आ रही खबरों को देखेंगे इधर के दिनों में, तो जो लोग मॉनिटर करते हैं वह भी आश्चर्य में है कि जो खबरें चल रही है उसके संदर्भ में दोनों पक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। चिराग के मन में क्या है? झारखंड में चुनाव लड़ना है, झारखंड में सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी यह वक्त की बात है। मंत्रालय को लेकर वे बहुत खुश नहीं थे, यह बात भी सभी को पता है। और बिहार में चुनाव की संभावनाओं को लेकर, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, प्रशांत किशोर का शोर जितना बढ़े उसके पहले ही हम चुनाव में चले जाएं। और चिराग पासवान इस बात से भी खफा है कि अचानक से जो बीजेपी का नेतृत्व है वह पशुपति कुमार पारस को नोटिस लेने लगा। चिराग पासवान इस बात को कैसे डाइजेस्ट करेंगे? पहले बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जाते हैं और तो और अमित शाह भी पशुपति पारस को बुला लेते हैं। तो चिराग पासवान जो बार बार कहते हैं कि हमारी ताकत क्या है, मैं 2020 की लाल डायरी के पन्ने को कल रात को पलटे हुए था। हमने चिराग पासवान की वह खबर भी देखी जिसमें चिराग पासवान ने कहा था कि भले ही हमें एक सीट मिली, लेकिन जो मेरा असली मकसद था जेडीयू को नुकसान पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया, बीजेपी को फायदा पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया। इधर के दिनों में हमने देखी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की केमिस्ट्री ठीक है, लेकिन फिर खेला कौन खेल रहा है? और यदि चिराग पासवान खेला खेलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिद के लिए जाने जाते हैं, तो इसका नुकसान तो एनडीए को ही होना है, क्योंकि बिहार में अब आमने सामने की लड़ाई नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है। और हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि चिराग पासवान क्या मन के भीतर में बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना है? हा? और यदि यह सपना है तो एनडीए की ओर से और इंडिया ब्लॉक दोनों की ओर से कोई वैकेंसी नहीं है। इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी यादव ही हैं और एनडीए में नीतीश कुमार को नेता माना ही जा चुका है। तो चिराग को लेकर सस्पेंस बढ़ना, पशुपति पारस का भाव अचानक से बढ़ जाना, ये सब क्या चल रहा है? हमें यह भी समझना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला क्या हुआ। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, चिराग पासवान की आपने बिल्कुल सही चर्चा छेड़ी है, क्योंकि ये अभी तो 100 दिन हुए सरकार के, अभी 3 महीने ही हुए हैं सरकार को केंद्र में बने हुए, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए और इस बार सहयोगी पार्टियों के समर्थन से बने हुए, और उसके बाद से ही चीजें उस तरह से नहीं है जैसे पहले थी। ये तो दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली में एकदम साफ दिख रहा है कि सरकार के ऊपर इस बात का दबाव है कि सहयोगी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनी हुई। उसमें एक सहयोगी चिराग पासवान भी हैं जिनके 5 सांसद हैं। आप 100% स्ट्राइक रेट, 100% स्ट्राइक रेट के साथ आप देखिए सहयोगी पार्टियों की जब आप सूची उठाएंगे तो चंद्रबाबू नायडू 5, नीतीश कुमार 12, 8 या 9 एकनाथ शिंदे और उसके बाद चिराग पासवान है। तो कायदे से चंद्रबाबू नायडू 5, आपने कहा चंद्रबाबू नायडू 5 ही तो है। चंद्रबाबू नायडू 16, नीतीश कुमार 12 और एकनाथ शिंदे 9 और उसके बाद चिराग पासवान 5। तो चिराग पासवान हाई टेबल पर उन 5 सहयोगी पार्टियों में है जिनको सबसे ज्यादा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 4 पार्टियां हैं उसमें चिराग पासवान है। तो अब ये संभव है कि चिराग पासवान अपनी इस स्थिति को, 5 सांसदों का नेता होने की अपनी हैसियत को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो इस बात की व्याख्या ऐसे कर रहे हो जैसे ये हमारी ताकत है। ये हम तो हर नेता को लगता है कि हम जीते हैं, ये हमारी ताकत है। एक तो ये बात।
दूसरी बात जो असहज रिश्ते असहज होने के कारणों की जो हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, उसमें असहज होने का एक पहला कारण ये है कि चिराग पासवान ये मान रहे हैं कि 5 सांसदों की ताकत उनकी है, क्योंकि एनडीए ने, मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर के उनकी ताकत तो 1 एमपी की कर दी थी। उनकी बिल्कुल 6 एमपी थे, उसको तोड़ दिया गया, परिवार तोड़ा गया, और उसके बाद उनके पास तो अकेले वो स्वयं एमपी बचे हुए थे। अब 5 जी है तो ये हमारी ताकत है। एक तो ये जैसे भावना मन में आती है, आपकी राजनीति करने का तरीका बदल जाता है, तो वो तरीका उनका बदल गया। दूसरी बात, जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा बड़ी है, आपने जो बाद में कही बात उसको हम पहले ले आते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा है बिहार की, और इसमें कुछ है। जो भी बिल्कुल है, जो भी राजनीति करता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है मुख्यमंत्री बनने की। और आपको याद हो 2005 का पहला जनवरी फरवरी का चुनाव किस महत्वाकांक्षा में, कैसे रामविलास पासवान जी ने, उनके पिता चिराग पासवान के, वो कितने बेकरार थे कि किसी तरह से उनको 24 जो उनके एमएलए हैं उसके दम पर उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। बिल्कुल, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिली, कामयाबी उनको नहीं मिली, तो अब चिराग पासवान उस रास्ते पर आगे चल रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, और उस महत्वाकांक्षा के लिए वो अपनी इंडिपेंडेंट एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश में काफी समय से लगे हुए हैं कि हमारी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान हो जाए, उसी तरह से जिस तरह से लालू यादव की है, तेजस्वी यादव की है, या नीतीश कुमार की है, ऐसी एक इंडिपेंडेंट पहचान प्रादेशिक पार्टी के नेता के तौर पर बन जाए। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता पकड़ लिया है, और कम से कम 3 या 4 इशू जैसे आए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, जिन पर उन्होंने एनडीए से अलग लाइन ली है। तो बीजेपी के साथ रिश्ते असहज होने का तो ये अपने आप में एक बड़ा कारण हो गया। जो बोर्ड का कानून है, जो वक्फ बोर्ड का कानून ले आई भारत सरकार, वो कानून तो बड़ा कोर एजेंडा है बीजेपी का, और बीजेपी ये मानती है कि आज की तारीख में 370 अनुच्छेद 370 समाप्त करने से बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड का है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को वो सूट करता है, लेकिन चिराग पासवान ने उसका विरोध कर दिया। वो विरोध कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने उसका विरोध कर दिया। इसी तरह लैटरल एंट्री जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो उस प्रोजेक्ट पर पहले से काम चल रहा है, कई बहालियां पहले हो चुकी हैं, कई लोग तो अपनी नौकरी करके रिटायर भी हो गए लेटरल एंट्री के जरिए, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे वो लोग हट भी गए। तब जाकर के अब जब लेटरल एंट्री की बारी आई, जब यूपीएससी ने विज्ञापन निकाला, तो चिराग पासवान ने उसका विरोध कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण का, तो भाजपा चुप रही। क्रीमी लेयर पर तो भाजपा ने और भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन जो वर्गीकरण वाले मामले पर भारत सरकार भी चुप रही और बीजेपी भी चुप रही। फिर सवाल है कि भारत सरकार का ही हिस्सा होकर के चिराग पासवान कैसे अलग स्टैंड ले रहे हैं उससे। सरकार ने अगर क्रीमी लेयर पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट में बात हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अश्विनी वैष्णव ने स्थिति स्पष्ट की, वैसे वर्गीकरण वाले मामले पर तो नहीं किया, लेकिन चिराग पासवान विरोध में चले गए। और उसके बाद चिराग पासवान ने अभी झारखंड में हम लोग चर्चा कर चुके, जो उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कर दी कि 11 सीटें चाहिए एनडीए में, नहीं तो हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और 5वीं बात है, उन्होंने जाति जनगणना की मांग कर दी, जिस पर बीजेपी अभी चुप्पी साधे हुए। 5 मुद्दे हो गए ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार भी थोड़े खामोश हो गए, नीतीश कुमार भी खामोश हो गए। और देखिए वक्फ बोर्ड वाले मामले में नीतीश कुमार ने, ठीक है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सवाल उठाए, ललन सिंह ने वकालत कर दी थी, लेकिन फिर बाद में पटना जाकर ललन सिंह को मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी पड़ी और जेडीयू के सुर में मिलाना पड़ा। तो हमने कहा कि देखिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान की केमिस्ट्री, लेकिन चिराग पासवान, और देखिए ये खबरें कहां से आ रही है कि भाई जो इनके 5 सांसद हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया जाए। अब कौन तोड़ेगा? इनके सांसद टूटकर आरजेडी की तो हो जा नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार से भी रिश्ते अच्छे, और फिर ऐसी चर्चा क्यों होती है? देखिए, ये बीजेपी से जब रिश्ते असहज हुए हैं, तो अब इसको सबने भाप लिया है। ये बात तो अब लगभग सार्वजनिक हो गई है, क्योंकि 1-2 मुद्दों पर नहीं होगा, 5 मुद्दों पर हो गया। और बिल्कुल जब कोई भी सरकार बिल ले आती है तो कैबिनेट की मंजूरी होती है उसमें, तो वक्फ बोर्ड का बिल कैबिनेट की मंजूरी से आया, लेटरल एंट्री का फैसला कैबिनेट की मंजूरी से हुआ है, जिसके पार्ट है चिराग पासवान। जाति गणना अभी नहीं करानी है, ये सरकार का भी फैसला है और बीजेपी का भी फैसला है। तो इन फैसलों के विरुद्ध जाकर के अपनी निजी महत्वाकांक्षा में जो चिराग पासवान ने राजनीति की है, उसने बीजेपी को असहज किया है। देखिए, अभी कोई कह नहीं रहा है इस बात को
लेकिन नरेंद्र मोदी उस तरह के प्रधानमंत्री नहीं है जो जिनको अपने फैसलों पर सवाल उठाया जाना पसंद हो। बिल्कुल। वो एक डेमोक्रेसी के दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के चुने हुए नेता हैं। वो इस बात को हमेशा कहते हैं, लेकिन अपने फैसलों पर सवाल उठाया जाना पसंद नहीं होता। वो तो किसी को नहीं होता है। आप छोटे से छोटे संस्थान से लेकर के छोटी पार्टी से लेकर के बड़ी पार्टी तक देख लीजिए, बॉस के फैसले पर कौन सवाल उठाता है। तो आपने तो सीधे प्रधानमंत्री के फैसले को चुनौती दी है, तो वो अच्छा नहीं लगा होगा। और जो इकोसिस्टम है बीजेपी का, उस इकोसिस्टम में भी ये बात अच्छी नहीं गई होगी। तभी आप देखिए कि सोशल मीडिया के भी तेवर बदलने लगे हैं और मीडिया के भी सुर बदलने लगे हैं इस बात को लेकर के। मीडिया में खबरें आने लगी हैं, जो आपने ये बात कही अभी कि उनके 5 सांसद में से 3 टूट जाएंगे। और ये बात हमने दिल्ली में सुनी, आप भी कई दिन से दिल्ली में है, आपने सुना ही होगा कि हर आदमी ये कहने लगा, जो जिस तरह से कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि माँ बेटे की पार्टी है, फिर कहने लगे भाई बहन की पार्टी है। झारखंड में लोग कह रहे हैं हेमंत सोरेन की पार्टी को कि पति पत्नी की पार्टी हो गई। उसी तरह से अब कहा जाने लगा कि ये साला बहनोई की पार्टी है। तो साला बहनोई की पार्टी, ये बीजेपी के इकोसिस्टम से ये चीजें चल रही हैं। तो साला बहनोई की पार्टी है, इसका मतलब कि बाकी 3 जो सांसद हैं वो अलग हैं, उनकी बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है, उनकी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी अभी से क्रिएट की जा रही है। तो ये शुरू हो गई कि बीजेपी तोड़ना चाहती है। हमने एक इंटरव्यू देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ये बात कह रहे थे, ऐसे सीधे मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, उन्होंने भी सूत्रों के हवाले से ही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 विधायक टूट करके बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी अपने में 3 सांसद, माफ करिएगा, 3 सांसद बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी उनको समाहित कर लेगी। ये इसको फिशिंग ट्रबल वाटर कहते हैं, ट्रबल्ड वाटर। अगर इस समय संबंध खराब हो रहे हैं, या एटलीस्ट ये धारणा बन रही है कि बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संबंध अच्छे नहीं है, लोजपा आर के, तो उस खराब संबंध में, उस आग में और घी डालने के लिए राजद के लोग आ गए, दूसरे लोग भी आ गए, क्योंकि वो भी वॉच करते हैं। भी एक टीम है जो सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है। वो लोग देख रहे हैं कि जो राइट विंग जो ट्रोल्स हैं, या राइट विंग के जो कथित थिंकर और विचारक हैं, वो लोग अब लोजपा को अटैक कर रहे हैं, लोजपा के उस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप वक्फ बोर्ड पर कैसे सवाल उठा सकते हैं, और आपको अगर बीजेपी इतनी बुरी लगती है तो आपने बीजेपी के नाम पर क्यों वोट मांगा, प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर आपने क्यों वोट मांगा, ये सवाल उठ रहे हैं। तो इस बात को आरजेडी, कांग्रेस और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, उन लोगों ने पकड़ लिया इसको, उन्होंने सेंस कर लिया, ये भांप लिया कि संबंधों में कड़वाहट आ रही है, कुछ तलखी हो रही है, तो वो उसमें और आग में घी डालने लगे। जिस संबंधों में कड़वाहट की जो बात कर रहे हैं अजीत जी, मैं कल लुटियंस में था और लुटियंस को समझने वाले एक बड़े जानकार ने कहा, मैंने कहा क्या चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के संबंध खराब होते जा रहे हैं, राम और हनुमान का? तो उन्होंने कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका भरोसा भी सिर्फ नरेंद्र मोदी पर है। वे अपने आप पर ही भरोसा करते, नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा करता है। और आप यह समझ लीजिए कि चिराग पासवान की अभी ये स्थिति नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को समझा सके। प्रधानमंत्री को समझना होगा चिराग पासवान, और नहीं समझेंगे तो नरेंद्र मोदी हैं। देखा ही जा रहा है कि पशुपति पारस जो राजनीतिक रूप से गौण हो गए थे, मृत हो गए थे, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की हर बात मान ली गई। अब उनके यहाँ दिलीप जायसवाल पहुंच रहे हैं और अमित शाह बुलाकर आधे घंटे की मीटिंग कर रहे हैं, और तस्वीर जारी हो जा रही है, और इन तस्वीरों का अर्थ और संदेशा क्या जाता है, यह समझने की बात होती है। देखिए, ये वही बात है, ये विडंबना देखिए, इसको आयरनी कहिए और या उलटमासी राजनीति की कहिए, कि एक समय ऐसा था जब पशुपति पारस नीतीश कुमार के करीबी थे, नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा मानते थे, और नीतीश कुमार समझ रहे थे इस पॉलिटिक्स को कि रामविलास पासवान के परिवार में अगर फूट डालनी होगी या कोई खेला वहां करना होगा तो वो पशुपति पारस के जरिए होगा। तो नीतीश कुमार ने उनको कल्टीवेट किया हुआ था, नीतीश कुमार ने उनको हर तरह की सारी सुविधाएं दी हुई थी, मंत्री भी बनाया ही हुआ था। और दूसरी ओर जो चिराग पासवान थे वो नरेंद्र मोदी के हनुमान थे। और अब इस तरह से गणित बदल गया, जो आपने पहले कहा कि चिराग पासवान ने अपनी केमिस्ट्री ठीक की है नीतीश कुमार के साथ, वो सांसदों को लेके भी गए थे उनके यहाँ, और ऐसे भी मेल मुलाकात हुई है उनकी, और एक तरह से जेडीयू और एलजेपी-आर के बीच तालमेल अच्छा बेहतर होने की खबरें आई। तो जैसे ही ये बदमाशी हुई कि जिस नीतीश कुमार को सारे नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको खत्म कर देने के लिए चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था 2020 में, वो चिराग पासवान उनके करीबी हो गए। ये जैसे खबर आई वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम एक्टिव हुआ,
उन लोगों ने झाड़ हम्म, फूक करके निकाला पशुपति पारस को, और पशुपति पारस को लेकर के आए। उनको पहले दिलीप जायसवाल उनके पास मिलने गए, और ये ऐसे थोड़े अनायास थोड़े हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो अभी बने हैं वो चले जाए मिलने पशुपति पारस के यहाँ, और उसके बिल्कुल। बाद अमित शाह बुला ले उनको मिलने के लिए। ये चीजें हम हम्म, वास्तव में तो होती नहीं है। पॉलिटिक्स में तो हम लोग कितनी बार पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी चीज अनायास नहीं होती है, कोई भी चीज अनप्लान नहीं होती है, सारी चीजें डिजाइन जी, के साथ होती है। तो उनको बुलाया गया यहाँ, अमित शाह ने मुलाकात की, तो क्या बात की होगी अमित शाह ने उनके साथ बैठ करके? जाहिर है कि बड़ी बारिश हो रही है दिल्ली में, और बिहार में कैसा मौसम है, इस पर तो चर्चा नहीं हुई होगी। चर्चा हम्म, राजनीति की हुई होगी, और आगे की ही प्लानिंग हुई होगी। अगर विधानसभा का चुनाव है अभी तो उस प्लानिंग बिल्कुल। में अगर बीजेपी अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में पशुपति पारस के लिए कोई जगह तलाश रही है, तो ये चिराग पासवान के लिए असहज होने की बात है। जिस तरह से जी, चिराग पासवान ने 5 बड़े राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाया है बीजेपी के या भारत सरकार के, तो उससे बीजेपी असहज हुई है, प्रधानमंत्री असहज हुए हैं। उसी तरह से इस घटनाक्रम से, जो पशुपति पारस का घटनाक्रम है, उससे चिराग पासवान असहज हुए हैं। और इन दोनों के आपस में अपने अपने कारणों से असहज होने का नतीजा ये है कि आरजेडी को मौका मिल गया है उसमें ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने का। वो अब उन्होंने जाल डालना शुरू कर दिया है, उन्होंने आग में घी डालना शुरू कर दिया है। जो जो सांसद जिनके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि हम बीजेपी में चले जाएं या चिराग पासवान को छोड़ दें, उनके दिमाग में भी ये कीड़ा डाला जा रहा है कि आप चले जा सकते हैं बीजेपी के साथ, आप कहाँ छोड़, जी, क्या भविष्य है। एक तो ये बात है, और चिराग पासवान को इस चीज को समझना होगा, इस पॉलिटिक्स को समझना होगा। हम लोग पहले भी कहें कि बड़ा रूथलेस बिजनेस है पॉलिटिक्स, और इसमें कोई भाई भतीजा और भाई भाई या कुछ नहीं होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है पॉलिटिक्स में, आप राम हनुमान बनते रह जाइए, बिल्कुल। इसमें पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता। ये बहुत रूथलेस बिजनेस है। एक तो ये समझना होगा, और दूसरे अपनी सीमाओं को समझना होगा। देखिए, अभी तो ये सही है कि उनको रामविलास पासवान की राजनीति का उत्तराधिकारी मान लिया गया है बिहार में, जी, लेकिन क्या अगर बीजेपी के साथ नहीं होते तब भी ये उत्तराधिकार उनको मिला होता? इस बात को नहीं वो तो देखा ना, इन्होंने हरा दिया। भले ही बीजेपी से उम्मीदवार आए, बीजेपी वाले ही उम्मीदवार बने, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हरा जरूर दिया, लेकिन खुद कितना जीता इन्होंने? एक सीट, वो भी जेडीयू में चले गए। वो भी चले गए। वही कह रहे, तो अगर जी, लोकसभा चुनाव में ये स्थिति होती, अगर वही सेम कंडीशन बीजेपी जो विधानसभा 2020 वाली स्थिति थी, अगर वही स्थिति अभी रह जाती 24 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में, और पशुपति पारस 4 या 5 सीट लेकर के या 3 ही सीट लेकर के एनडीए के साथ लड़ रहे होते, और चिराग पासवान लड़ रहे होते आरजेडी के साथ, तो क्या यही स्थिति होती जो अभी है? नहीं रहती है बिल्कुल। स्थिति। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये स्थिति नहीं रहती। हाजीपुर सीट पर भी जीतना चिराग पासवान के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर वो आरजेडी अलायंस में जाकर के लड़े रहते और पशुपति पारस जेडीयू बीजेपी के अलायंस में लड़ रहे होते, तो ये बड़ी दूसरी तरह की लड़ाई हो जाती। तो आप उस लिगेसी के वारिस हैं, आप रामविलास पासवान की विरासत के वारिस हैं, उनकी विरासत आप संभालेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पीछे एक बड़ी ताकत की जरूरत है, और वो बड़ी ताकत बीजेपी और जेडीयू की थी। अब इस बात को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं चिराग पासवान? अगर वो, जैसा हमने शुरुआत में कहा, कि अगर वो ये धारणा बना रहे हैं, इस भ्रम में है कि ये हमारी ताकत थी, या हम अपने दम पर आए हैं 100% स्ट्राइक रेट दे करके, और बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट तो बहुत खराब है, बीजेपी 17 लड़के 12 जीती है, तो ये अगर इससे किसी तरह का वो भ्रम पालते हैं, तो ये उनको बहुत नुकसान कर देगा। उनको कोई भी डिसीजन, ज्ञानेश्वर जी, कितना भी बड़ा कोई आदमी, बहुत बड़ा ज्योतिष हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, या बड़ी ताकतवर आदमी हो, वो भी अपने सारे फैसले अगर वास्तविकता को, यथार्थ को सामने रख के नहीं लेगा, तो उसको नुकसान होगा, उसको झटका लगेगा, धोखा होगा उसको। ये हम लोग कितनी बार देखे हैं। 32% पर वोट की ताकत है लालू यादव के पास, लेकिन इतनी बड़ी ताकत का क्या फायदा? वो कहां जीत पाते हैं अपनी इस ताकत के दम पे? तो रामविलास पासवान के पास जो पासवान का वोट था, जो अब चिराग पासवान को ट्रांसफर हुआ है, उस वोट के दम पर आप क्या जीत सकते हैं? आप कुछ नहीं जीत सकते हैं उस वोट के दम पे। तो ये स्थिति, अब टकराव की स्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति बन रही है। अभी ऐसे ये नहीं कह सकते हैं अभी कि टकराव की स्थिति आ ही गई है, लेकिन जो दोनों पक्ष एक दूसरे को लेकर के असहज हुए हैं, उस असहजता को दूर करने की कोशिश दोनों को करनी चाहिए। देखिए, इसके बाद जो तीसरी एक संभावना होगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले नहीं, अभी तीसरी संभावना पर आते हैं, लेकिन पहले ये समझना होगा कि अभी क्या स्ट्रेंथ है चिराग पासवान, स्ट्रेंथ जो अभी है, और उनको जो भारत सरकार का मंत्रालय मिला हुआ है, और उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका जो पैराफर्नेलिया है, उसका कितना इस्तेमाल करके वो अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप केंद्रीय मंत्री के पद से हट जाएं, और उसके बाद क्या स्थिति होती है, ये हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी के मामले में देखा है।
उनका उनकी क्या हैसियत, क्या जलवा केंद्रीय मंत्री के रूप में था और उसके बाद भटकते रहे बियाबान में, और स्वयं चिराग पासवान है कई साल तक। तो ये राजनीतिक जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को ध्यान में रख के उनको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। नहीं देखिए अजीत जी, दलित राजनीति को भी समझिए, सहजता और असहजता। देखिए चिराग पासवान आरक्षण के भीतर आरक्षण के भीतर वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं और जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। जीतन राम मांझी को जब मंत्रालय मिला तो कहा गया कि बिहार से जितने मंत्री बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा विभाग जीतन राम मांझी को मिल गया है। बिल्कुल। चिराग पासवान असहज। और देखिए इधर के दिनों में जब भी कोई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है या बजट आ रहा है तो उसमें सर्वाधिक फायदा गया को ही प्राप्त हो रहा है। तो जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर अपनी राजनीति को इस उम्र में, मतलब उनके बाद हम क्या है क्या नहीं है, संतोष सुमन कितना संभालेंगे इसकी विवेचना करने को आज हम नहीं बैठे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बनाम चिराग पासवान की भी लड़ाई और केंद्र जो है वह जीतन राम मांझी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जा रही है। ये वो वाला फॉर्मूला है जो फॉर्मूला नीतीश कुमार ने लागू किया था। अब इस पॉलिटिक्स से पिछड़ा दलित महादलित, तो आप वर्गीकरण के फैसले का विरोध करके आपने स्वयं ही उस विभाजन को बढ़ा दिया और आपने एक पाला खींच दिया कि हम इस पाले में खड़े हैं। हम जो दलित, जिसको नीतीश कुमार ने दलित माना है, और जो महादलित हैं, तो हम दलित के पाले में खड़े हैं। जो महादलित हैं उनके विरोध में ये पाला खींचा हुआ है। हम लोग जिस दिन बंद हुआ था उसके बाद उस पर जब चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था, हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि किस तरह से पंजाब में जो वाल्मीकि हैं वो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से निश्चित रूप से तेलंगाना में मडीगाई इसका समर्थन कर रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री ने इसको लागू करने की बात कही। उसी तरह से जीतन राम मांझी इसका समर्थन कर रहे थे। जो दलितों से ज्यादा दलित है, जो अत्यंत दलित है, महादलित है, उसकी तो आबादी बड़ी है बिहार में। पासवान से जो उनसे तो बड़ी आबादी 20% में हमको लग रहा है कि 15% तो महादलित ही है, 5% दलित है। तो बड़ा वर्ग, आप एक वर्गीकरण के फैसले का विरोध करके आपने खुद ही अपनी पोजीशन बना ली है कि आप जो उसमें छोटा समूह है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक तो ये इस बात को देखें, भारतीय जनता पार्टी जितना एग्रेसिव तरीके से, जितने आक्रामक तरीके से दलित की पॉलिटिक्स कर रही है या आदिवासी की पॉलिटिक्स कर रही है, उसको भी समझने की जरूरत है। वो अभी देखिए, अभी एक छोटी सी बात है, लेकिन ये रेलवे बोर्ड का चेयरमैन दलित को बनाया गया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार पहले दलित है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनने वाले पहले दलित है। तो ये तो कहीं बीजेपी की पॉलिटिक्स इस हिसाब से हो गई ना। राष्ट्रपति के पद पर भी उसने आदिवासी बिठा रखा है, 2 राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बना रखे हैं, झारखंड में भी आदिवासी चेहरा उनका अभी नेतृत्व कर रहा है। तो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ये जो 3 वर्ग हैं, जिस वर्ग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस अटैक कर रही है और कांग्रेस का खतरा है, उसकी सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कर रही है। तो उस पॉलिटिक्स में चिराग पासवान अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाने के बजाय अपने को अलग थलग क्यों कर रहे हैं? बीजेपी पॉलिटिक्स का पार्ट होना है, अभी बोगी बनना है उस मामले में। अभी ऐसा समय नहीं आया। देखिए, अभी आज सवेरे एक बात हो रही थी हमारी बिहार को लेकर के ही, एक जानकार व्यक्ति से जो राजनीति में नहीं है, बिजनेसमैन में है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी उपमा दी, बड़ा अच्छा रूपक दिया, मेटाफर दिया उन्होंने कि अभी चिराग पासवान अभी कच्चा आम है। अगर अभी टूटे तो सिर्फ अचार ही बन पाएगा और वो खट्टा ही रहेगा। मतलब उससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मतलब बेहतर, उससे बढ़िया नहीं हो सकता है। पकने का इंतजार चाहिए। तो पकने का इंतजार करने का मतलब है कि अभी अगर आप एक डबल इंजन की सरकार में जुड़े हैं तो बोगी बन के, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत फायदा ले रहे हैं जीतन राम मांझी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लीजिए। अभी आपने क्या किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हाजीपुर या जमुई नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो 20% आबादी है, उसके लिए क्या किया है आपने? या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो आपने नारा दिया, उसी के लिए बतौर मंत्री आपने क्या किया है? आप मंत्री बने थे, आपके पास जो मंत्रालय है उसी का इस्तेमाल करिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहारियों के लिए कुछ बड़ा करिए, अपनी एक आइडेंटिटी तब धीरे धीरे क्रिएट करिए। नीतीश कुमार को बहुत समय लगा था। नीतीश कुमार 1977 से चुनाव लड़ रहे थे, 1974-75 से वो लोग राजनीति कर रहे थे, तब 2005 में जाकर के उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। किसी को बहुत जल्दी भी मौका मिल जाता है, ये ठीक है, किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन आप अभी उस पोजीशन में नहीं है। तो अभी अच्छा टूटने के बजाय अभी पकने का इंतजार करना चाहिए है उनको। और अभी इस पॉलिटिक्स में जो बीजेपी कर रही है, उनके साथ एक और बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी, कि फॉरवर्ड जातियों का, अगड़ी जातियों का एक सद्भाव उनके प्रति, जो रामविलास पासवान में से वो सद्भाव चला आ रहा है।
उसको कंसोलिडेट करना चाहिए उस पोजीशन को। देखिए, ये समझना चाहिए कि अगड़ी जातियों में भी एक तरह का डिसइल्यूजनमेंट है। वो भी डिसइल्यूजन है, उनको भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी में जाए। बीजेपी भी सिर्फ पिछड़ा दलित आदिवासी की पॉलिटिक्स कर रही है। जो आरजेडी है वो तो पिछड़ा यादव की ही राजनीति करती है, खाली यादव मुस्लिम की। तो हम कहाँ जाएं, क्या जगह है हमारे लिए, कांग्रेस में चले जाए। ऐसी स्थिति में एक पॉलिटिक्स कर सकते हैं चिराग पासवान अपने साथ ले आने की। तो एक बड़ी ताकत होगी, जो सिर्फ वोट की ताकत नहीं है, नैरेटिव क्रिएट करने की भी ताकत है। तो उनको जोड़ें, अभी एक थोड़ा समय दे ग्राउंड लेवल पर काम करके, और तब उसके बाद अपनी स्वतंत्र राजनीति, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने की राजनीति उसके बाद करनी चाहिए। इसके बाद एक नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। इसके बाद जो आपने जो आपने शुरुआत में एक बात कही कि उनके मन के भीतर मुख्यमंत्री बनने की हसरत तो है, बिल्कुल, लेकिन इंडिया ब्लॉक में कोई संभावना नहीं। तेजस्वी यादव है ही। एनडीए में बीजेपी कह चुकी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर चिराग पासवान की उम्मीद कहां बच जाती है? हाँ, प्रशांत किशोर जो उधर चल रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं ये प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की जोड़ी की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रशांत किशोर भी एक कंफ्यूजन पैदा किए हुए कि 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी बन जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी, लेकिन जनसुराज का नेता और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रशांत किशोर ही होंगे, इस बात की गारंटी नहीं। तो क्या प्रशांत किशोर कोई वैकेंसी क्रिएट रखना चाहते हैं, जिसके कारण कोई वोटों की जो गिरोहबंदी होती है जात को लेकर, हाँ कि ये सवर्ण है इसलिए इनके साथ नहीं जाया जा सकता है, वो तो कह रहे हैं कि देखिए हम आप ही की जाति के उम्मीदवार देंगे। आपको तय करना है कि जो आपके बच्चों की बात करे उसे आप वोट दीजिए, चाहे वह आपकी जाति, अपनी ही जाति में से चुनिए, लेकिन जो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात करे, जो आपके बच्चों के रोजगार की बात करे। तो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की संभावना कहां दिखती है? नीतीश कुमार तय है और इधर से तय ही है तेजस्वी यादव। देखिए, ये एकदम ठीक बात है। हम वही बात कह रहे थे, उसी को तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि अभी उनके लिए स्पेस नहीं है कहीं। देखिए, नीतीश कुमार अगर नहीं भी होते हैं, हट भी जाते हैं अगर, और उनकी जगह कोई लेने आता है, तो वो तो चिराग पासवान नहीं होंगे, वो तो बीजेपी का होगा। वही वो तो जनता दल यू का ही कोई व्यक्ति होगा, और लॉ कुछ जिस समीकरण का आदमी है उसी समीकरण का कोई आदमी होगा, या फिर बीजेपी तो बीजेपी का होगा, या बीजेपी का होगा, या तो इनके यहाँ से ऐसा होगा या बीजेपी का होगा। और बीजेपी का भी होगा तो वहां भी चिराग पासवान के लिए कोई जगह नहीं है, और आरजेडी में तो जगह नहीं। अपनी स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं अगर चिराग पासवान, तो उस राजनीति में अभी थोड़ा धीरज के साथ उनको काम करना चाहिए है। वो जल्दबाजी से उनकी बात बिगड़ जाएगी, अभी दोनों तरफ कहीं कोई मौका नहीं बनेगा। और जो आपने प्रशांत किशोर वाली बात की, देखिए प्रशांत किशोर जो भी क्राइटेरिया बिहार के पॉलिटिशियन का बता रहे हैं, जो योग्यता होनी चाहिए है, वो सारी योग्यताएं किसी न किसी रूप में चिराग पासवान में दिखती है। वो कहते हैं दलितों को आगे करने की बात भी कहते हैं, वो तो चिराग दलित हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो बिहारियों की बात करे, बिहार के बच्चों की बात करे, तो चिराग पासवान वो भी बात करते हैं। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट का सबसे पहले नारा लेकर के घूमे, बिहार की यात्रा की उन्होंने घूमे, और बिहारी उनको पसंद भी करते हैं। ये भी है कि जिसको सभी वर्गों का समर्थन मिले, तो तमाम बड़े समूहों का समर्थन भी चिराग पासवान के साथ रहता है। एटलीस्ट सद्भाव तो रहता ही है, लोग उनको मानते हैं कि ये एक नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन की तरह देखा जाता है, एक विनम्र नेता के तौर पर देखा जाता है, एक रामविलास पासवान के योग्य की तरह देखा जाता है। तो ये चीजें भी वो फुलफिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया तो वो फुलफिल कर रहे हैं, और एक बड़ा चेहरा भी हो गए हैं बिहार में, और राष्ट्रीय स्तर पर भी चेहरा हो गए हैं। तो उनको लेकर के, अच्छा, अपने उसको लेकर के भी वो काफी सजग हैं, अपने छवि को लेकर के। अभी हमने देखा कि रनौत ने हंसते हुए ही कहा कि भाई, मीडिया वालों से कहा कि आप लोगों ने वो 2 बार हमसे मिल लिया, आप लोगों ने ऐसी खबरें चला दी कि अब वो बेचारा हमको देख के अलग ही दूर दूर से ही निकल जाता है। तो ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई उनको लेकर के किसी तरह का कोई इस तरह का प्रचार हो जो अच्छा नहीं माना जाता हो राजनीति में, इससे भी वो बचना चाहते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, अच्छी है। तो इस ऐसी स्थिति में एक संभावना, ये हम लोग इस संभावना पर बहुत, जब हम लोग की बात पहले हो रही थी तो आपने कहा बड़ा ये काल्पनिक सी बात है, लेकिन इस राजनीति में, तो राजनीति में क्या, जीवन में भी कई बार जो है वो यथार्थ से ज्यादा कल्पनाएं साकार हो जाती हैं, कई बार तो कल्पना ही साकार हो जाती है, लोग वो सोचते रहते हैं।
तो वो अगर 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 कहीं ये संभावना बनती है कि चिराग पासवान हम्म, इस तरह से असहज रहे, अच्छा देखिए उन्होंने जो पॉलिटिक्स की है 5 इश्यूज पर, ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिन पर एक लाइन है प्रशांत किशोर की, वो भी कहते हैं हाँ कि नहीं, प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत किशोर तो आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में है, ये खिलाफ में है। हाँ, लेकिन एक लाइन है उनकी भी कि आप जो है जी। हिंदू मुसलमान मत करिए, जातिवाद ज्यादा मत हम्म, करिए, ये चीजें तो उनकी लाइन है कि आप हम्म, जाति पर मत करिए, धर्म पर मत करिए, तो ये बातें किनकी भी लाइन है कि जाति के हिसाब जी। से चीजें नहीं होनी चाहिए हैं। तो वो हम्म, अगर कहीं दोनों के रास्ते मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक बड़ा कोण जो हम लोग मान रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई तो होगी बिहार में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस जी बार आमने-सामने की लड़ाई बिल्कुल। त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी। और चिराग हम्म, पासवान अगर एनडीए के साथ निकल करके तीसरे कोण को मजबूत करने जाते हैं प्रशांत किशोर को, तब लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। और तब वहां कुछ हम्म, गुंजाइश, कुछ संभावना चिराग पासवान के लिए निश्चित रूप से बनेगी। अभी जहां है उसके मुकाबले बेटर पोजीशन होंगे अगर वहां जाते हैं तो, लेकिन वहां उनकी कितनी जरूरत है और जो स्कीम ऑफ थिंग्स में प्रशांत किशोर की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक अलग समझ बिल्कुल। है। आपकी मुलाकात हम्म, होती है, आप इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो पूछिएगा दोनों लोगों से। लेकिन अगर ये होती है स्थिति, तो फिर दूसरी स्थिति होगी। अगर ये स्थिति नहीं बनती है, अगर उनके कहीं जाने की स्थिति नहीं बनती है, तो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते हुए उनके लिए बेहतर स्थिति यही होगी, जो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लालू यादव के साथ जाकर के 2 बार हाथ जला चुके हैं। वहां कोई वोट का बिल्कुल। नहीं बनता है उनके साथ। उनके लिए ये अलायंस सबसे बेटर रहा है अभी तक। तो उसमें रह के उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करें, ऑप्टिमम यूज करें अपने पर्सनल, अपनी छवि के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए। वो करके ही वो अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बना सकते हैं जिससे थोड़े समय के बाद वो मुख्यमंत्री की रेस में मान लिए जाए। चलिए, तो देखिए अगली बार जब भी प्रशांत किशोर से मुलाकात होगी और चिराग पासवान से मुलाकात होगी, दोनों से एक दूसरे के बारे में सवाल लेना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर से अब तक सवाल पूछा जाता है तेजस्वी यादव के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन चिराग पासवान को लेकर क्या ओपिनियन है, और चिराग पासवान से भी पूछना होगा कि प्रशांत किशोर के बारे में वे क्या सोचते हैं, क्योंकि दोनों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बिहार के मुद्दों की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। शराबबंदी पर जो चिराग पासवान का स्टैंड रहा है पहले, वह भी करीब करीब प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द ही है। और दोनों में कुछ बातचीत होने की खबर भी है, अब इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों में कुछ है, संबंध है, दोनों के बीच बातचीत हुई है, ये बात लोग कह रहे हैं। चलिए, तो देखिए आगे इस पर ध्यान रखना होगा। मोदी से रिश्ते कुछ खराब होते दिख रहे हैं चिराग के, लेकिन चिराग के मन में क्या है, आगे भी इसे हम डिकोड करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।